नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू। ईरान और इजराइल के बीच इन दिनों भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल से हमले कर रहे हैं और इजराइल और ईरान के युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों देशों में मध्य जो चल रहा जो तनाव है उसके कारण कई ऐसे भारतीय हैं जो कामगार भारतीय, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई है। उनके परिवार बेहद परेशान हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग इजराइल और ईरान में फंसे हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंधु के तहत विदेश में फंसे लोगों की वापसी हो रही है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और परिवार पीड़ित है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों ओर से आसमानी गोले बरसाए जा रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच वहां रह रहे भारतीय मजदूरों की जिंदगी खौफ के साए में गुजर रही है। यूपी के बाराबंकी जिले से 2 दर्जन से ज्यादा युवक इजराइल में काम करने गए थे, लेकिन युद्ध के हालात में वो फंस गए और इन दिनों बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। घर पर परिजनों का बुरा हाल है। वो हर पल अपनों की सलामती की दुआएं कर रहे हैं और पल पल वीडियो कॉल के जरिए उनका हाल चाल ले रहे हैं। परसों 200 को ऊपर मार दिया। अच्छा, तो आप लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? छुट्टी कर दिया है, होटल में है, हम लोग नीचे बंकर में बैठे हैं। बाराबंकी जिले से करीब 500 श्रमिक इजराइल गए थे। ये सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के कारण इजराइल में कई कारखाने बंद हो चुके हैं और भारतीय मजदूर फिलहाल बंकरों में दिन काट रहे हैं। इजराइल है, काम करने के लिए गए हैं। वो लोग बंकर में घुस गए हैं। उन लोग को वहाँ का सरकार बंकर में घुसा दिया है। इजराइल है, काम करने के लिए गए हैं। वो लोग बंकर में घुस गए हैं। उन लोग को वहाँ का सरकार बंकर में घुसा दिया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच गोंडा के करनैलगंज तहसील के गांव बराव के 3 इजराइल में फंसे हुए हैं। ये तीनों युवक वहां की अलग अलग फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करते हैं। परिवारों का कहना है कि उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए बेटों से बातचीत हो रही है, तो इससे थोड़ी राहत जरूर है। बराव गांव निवासी अशफरी लाल का बेटा सोनू करीब 10 महीने से इजराइल में है। वहीं रामकिशोर की 2 बेटे धर्मेंद्र कुमार, सोनू कुमार 1 साल और 6 महीने पहले वहां काम करने गए थे। तीनों युवक इजराइल की अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कोई प्लास्टिक की पैकिंग में, तो कोई ब्रेड फैक्ट्री में, तो कोई एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करता है। युद्ध तो चल रहा है बरोबर, वो बोल रहा है, लेकिन जब भी मतलब कुछ आगामी उनको पता चलता है सरकार को वहाँ की, तो काम बंद करवा के सब लोगों को अंदर वो कुछ बताते हैं, बंकर क्या उसमें ले जाकर के सबको भर देते हैं। सब वहीं अंदर खाना पानी वही सब व्यवस्था रहती है। जब वो टल जाता है, जो गरा दशा है, फिर बाहर निकालते हैं। डर तो हर इंसान को है। जैसे हमारा परिवार जो विदेश में पड़ा है, तो सोच तो बनी ही है, मिसाइलें गिर रही है, तो कभी भी मिसाइल कोई पहचान तो कर नहीं रही है, वो कहीं भी गिर सकती है। तो सरकार से यही मांग है, अगर हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुरक्षा न मिल पाए, बच्चे बताएंगे, अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही, तो सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि मेरे परिवार मेरे घर सुरक्षित भेज दिया जाए। अगर तकलीफ है तो, अगर हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं ईरान में बुलंदशहर के भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारतीय छात्रों के परिजनों ने मोदी सरकार से छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गांव साखनी के लगभग 10 छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। वहीं ईरान में फंसे हुए छात्रों ने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपना शहर बदल दिया। ये तस्वीर बुलंदशहर के 7वें गांव की है, जहां ईरान में रहने वाले छात्रों के परिजनों को उनकी सुरक्षा की चिंता है। 1 अप्रैल को गई है यहाँ से। अब उसी से अभी 2-2:30 बजे करीब बात हुई है। वो कह रही है कि हम वैसे सुरक्षित जगह पर हैं। उसने वादा किया था कि हम कजाकिस्तान ले जाएंगे और वहाँ से भारत भेजा जाएगा तुम्हारे लिए। तो अभी वहाँ पे सुरक्षा न मिलने के कारण रास्ते की वो पहुँचा ही नहीं गई। भारत सरकार से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि जैसे ईरान से फ्लाइट बंद है, तो वो अपनी फ्लाइट भेजकर
भारतवासियों को यहाँ बुला लें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर ईरान में ज़्यादातर गरीब से गरीब लोग जाते हैं। जो हिंदुस्तानी छात्र हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या तो वो तेहरान छोड़कर अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ले या फिर वो हिंदुस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान आने के लिए दिक्कत ये है कि क्योंकि वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं चल रही थी। अब भारत सरकार ने जो स्पेशल फ़्लाइट चलाई है, तो वहाँ से तेहरान से एक कुम जगह है जो यहाँ से तेहरान से 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी में वो सारे लोग मौजूद हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। इसका मकसद ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाना है। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत लगभग 1000 भारतीय नागरिकों, जिनमें अधिकांश छात्र हैं, और ईरान के मशहद शहर से स्वदेश लाया जा रहा है। भारत सरकार के अनुरोध पर ईरान सरकार ने 3 चार्टर्ड उड़ानों के लिए अपने एयर स्पेस पर लगी पाबंदियों को अस्थायी रूप से हटा दिया। भारत सरकार ने इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की, ताकि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच यहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं आपको। संजय शर्मा बरेली से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो कि उन्होंने पीड़ित परिजनों का हाल जाना है। महेश गुप्ता गोंडा से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उन्होंने भी गोंडा में जो परिवार हैं उनसे बातचीत की है। संजय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस परिवार से आपकी बातचीत हुई है, कौन कौन परिवार का सदस्य और कहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ सूरत हाल हैं, क्या कुछ बयां किया है उन्होंने अभी तक? जी, बता दूं कि यहाँ से छह परिवार यहाँ के ईरान में फंसे हुए हैं। वो लोग जियारत को गए थे। उनके परिवार में इस समय रो रो कर बुरा हाल है। पर उनकी फ़ोन पर बात हो रही है लगातार, उनके परिजन सही है, लेकिन उनका डर हमेशा बना हुआ है कि कभी भी कोई बम, कोई भी मिसाइल उनको परिजनों को नुकसान पहुंचा सकती है। उनकी अपील की है उन्होंने भारत सरकार से कि उनके आदमियों को बाहर निकाला जाए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होगा इस समय भारत सरकार का वहाँ जा पाना है, कुछ कर पाना है, लेकिन परिवार हमेशा फ़ोन पर बात करके उनसे रोता हुआ नजर आ रहा है। संजय, लेकिन ऑपरेशन सिंधु चल रहा है और लगातार ईरान से देखिए भारतीयों को लाया जा रहा है वापस। इजराइल से भी अब शुरू की जा चुकी है ये व्यवस्था। ऐसे में परिजनों को ढांढस बंधाना चाहिए और धैर्य रखने के लिए बोलना चाहिए। अभी फिलहाल स्थिति क्या है, क्या बताया जा रहा है, परिवार क्या कुछ कह रहे हैं? 27 दिन के लिए ये लोग जियारत को गए थे। 27 दिन के इनको 17 तारीख को वापस लौटना था, लेकिन यही इसी बीच युद्ध शुरू हो गया और चीजें वहां फंस गई। इनका लगातार हमें परिजनों से फोन पर लगातार व्हाट्सएप पे बात हो रही है। उनका कहना यह सुरक्षित तो हैं, लेकिन सरकार को जल्दी कदम उठाए तो उनको वापस लाया जा सके। हालांकि परिवार हमेशा परेशान है। परिवार को लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी उनसे उनकी चीजें छीन ना ले, लेकिन परिवार आपस में ढड़ासा भी बना रहा है और आपस में लोग मिलजुल कर एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं कि जल्दी वो लोग लौट कर आएंगे। लौटूंगा संजय आपके पास। बुलंदशहर भी लिए चलते हैं, जहां साजिद सैफी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। साजिद, क्या कुछ कहा जा रहा है परिवारजनों की ओर से, और इन परिवार जहां पर आप मौजूद हैं उनका कौन कौन सदस्य वहां फंसा हुआ है और किस जगह, ईरान में है, इजराइल में है, क्या कुछ बयां किया जा रहा है? जरा उनसे समझने की कोशिश करें साजिद। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद का एक साखनी गांव है, जिस गांव के अंदर फिलहाल हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें कि यहाँ के 10 ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे ईरान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये परिवार मौजूद हैं। हम इनके दर्द को भी समझेंगे, और जैसे लगातार भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है और उसके तहत 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अब तक ईरान से निकलवाया गया है, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें इनकी हैं, इनके परिवार से जो बच्चे वहां गए हुए हैं, जब उनसे बातचीत इनकी हुई है तो वो क्या बातचीत वो बता रहे हैं, क्या हालात बता रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है उनको भी चिंता हो। सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए और अपना नाम बताइए, भारत सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, और आपके परिवार का कौन सदस्य ईरान में है, किन हालातों में है, किस स्थिति में? मेरा नाम मुनव्वर है, 5 भाई हैं। भाई 5 भाई हमारे पिछले 5 साल से वहीं रह रहे हैं। यहाँ 5 वो PhD करने के लिए से गए, बाकी 4 भाई नहीं गए। भारत सरकार से तो हमारे बस यही है कि कैसे भी वो जैसे वो करते हैं, यूज होता है तो उनकी जो भी प्लानिंग होती है उसके जरिए से अगर वो अपने साथ चलाना चाहे तो अच्छी बात है।
अभी आपकी बात हुई है आपके भाई से? हाँ, होती ऐसी रोजाना होती बात। क्या बता रहे हैं हालातों के बारे में, क्या बता रहे हैं? हालात तो वो वहाँ तो नॉर्मल बता रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं जहाँ वो रहे। अच्छा, जिस इलाके में वो, कौन से इलाके में है ईरान में? अच्छा, कुंभ के अंदर वो है। और भी लोग हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेना। आपके परिवार का कौन सदस्य है ईरान में? मेरा बेटा है। क्या करने के लिए बेटा गया? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए गया। अभी बात हो रही है कहाँ है वो? सुरक्षित स्थान में है? कुंभ में है। कुंभ में है। तो वापस आने के लिए आप जिस तरीके से भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है, उसके तहत भारतीयों को लाया जा रहा है, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार? हम अपने बच्चों की मांग करते हैं कि वो बुला दे, सरकार बुला दे। चिंता होती है, डर है आप? जी। तो आपके गांव के 10 ऐसे छात्र छात्रा बताए जाते हैं जो ईरान के अंदर है। अभी तक किसी की वापसी यहाँ हो पाई है? जी, अभी नहीं। अभी वापसी नहीं हो पाई। आप क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से आपके भाई यहाँ आए? एक और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, मुजम्मिल जी। आप ये बताइए, आपकी आखिरी बार आपके भांजों से कब बात हुई? सर, मेरी बात हुई थी परसों लगभग 2 बजे के आसपास। मेरे भांजे पहले तेहरान में थे, जिनका नाम मोहम्मद अब्बास जाकरी है, और वो लगभग 2 साल से वहाँ हायर एजुकेशन के लिए गए थे, PhD की डिग्री मिल गई। 2 साल उनके मुकम्मल होने वाले थे, लेकिन अभी 5-6 दिन पहले जब एक ट्रंप ने एक बयान दिया था कि जितनी जल्दी हो सके जो विदेशी लोग हैं तेहरान को छोड़ और अपने लिए एक सुरक्षित आशियाना ढूंढें। तो तेहरान से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है कुंभ, जो पवित्र भी माना जाता है। वहीं पर एक यूनिवर्सिटी है। उसी यूनिवर्सिटी में मेरे गाँव के मेरा भांजा भी और जो लोग और बाकी लोग हैं वहीं पर। अच्छा, कुंभ में है। तेहरान में क्या हालात बता रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है तेहरान है, मिसाइलें वहां डाली जा रही थी। सबसे ज्यादा जो इजराइल का टारगेट है, मेन टारगेट है, वो तेहरान राजधानी है ईरान की। और वहां पर लगभग 3 से 4 दिन पहले जब मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो उस टाइम वो तेहरान में थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे जहां हम ठहरे हुए हैं उससे लगभग 13 किलोमीटर बहुत ज्यादा बमबारी की है इजराइल ने। और उसमें एक फैमिली थी यहाँ हमारे हिंदुस्तान की, बंगाल की, तो उसमें 5 लोग थे। वो 5 के 5 उस हमले में शहीद हो गए थे, 5 के 5 मारे गए थे। 5 लोग मारे गए हैं, भारतीय नागरिक। ये बताया आप? मुझे बताया, और मैंने उनसे कहा भी कि जिस तरीके के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम हिंदुस्तानी सरकार से, जो हमारी अपनी सरकार है, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन से छात्रों को भारत वापस लाया गया, निकाला गया था। ईरान से भी अब ऑपरेशन सिंधु चल रहा है। इसी तरीके से ईरान से भी ऑपरेशन सिंधु चलाकर लगभग 1000 हमारे जो छात्राएं हैं वहां से वापस आ गए हैं। क्योंकि देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है, और हमारे यहाँ है भी इस्लाम में कि हमारा आधा वतन में रहो, वतन पर रहो, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। हम अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे जो भांजे हैं, मैंने उनसे कहा कि आप वापस चलाइए, तो उनका कहना यह है कि शहादत हमारी मीरास है। अगर हम यहाँ शहीद हो जाते हैं तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो सदियों से अपनी शहादत देते चले आ रहे हैं, और ये मौका हमें मिला है, तो हम इस मौके को जाया नहीं। एक सवाल ऐसे नहीं मेरा, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए, लड़ने के लिए नहीं गए। परिवार की चिंता बताइए। चिंता तो है, देखिए हम क्या चिंता है आपकी? यही चिंता है। देखिए, जो हालात हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और हमारी चिंता भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम अपने जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमारे छात्र छात्राएं उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाए और सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाए। खुशी होती है ईरान से लोग वापस आ रहे हैं? खुशी होती है भाई, अपनों को जब हमारा एक इस तरीके का युद्ध चल रहा हो जिसमें मालूम नहीं कब क्या हो जाए, और हमारा बच्चा वहां फंसा हुआ है, और अगर वो वापस आ जाता है तो खुशी तो होगी, पूरे खानदान को खुशी होगी, पूरे घर वाले खुश होंगे, और हमारा पूरा समाज खुश होता है देखकर उन बच्चों को। लेकिन फिलहाल हम बहुत चिंतित हैं। चिंतित होने की वजह बहुत सारी है, क्योंकि कुंभ में भी अब हमले होने लगे हैं, और वहाँ अमेरिका की एंट्री भी हुई है। एंट्री हो गई, जैसा कि आपने देखा लगभग रात 2:30 बजे अमेरिका ने जो ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डे हैं उन पर बमबारी की है, और युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये वो परिवार, साजिद, जरा इनसे ये समझने की कोशिश करिए कि क्या जिला प्रशासन से इन लोगों की कोई बातचीत हुई है? जिला प्रशासन ने इनसे संपर्क किया है, या इनके जो बच्चे, इनके परिवारीजन जो वहाँ मौजूद हैं, उनसे किसी एम्बेसी ने, भारतीय एम्बेसी ने उससे संपर्क किया? क्या कुछ अपडेट मिल पाया इस बाबत? देखिए, मेरे 2 सवाल हैं ऐसे में आपसे। हिंदी खबर आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक तो जो भारतीय दूतावास है, जिसके द्वारा बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है 24 घंटे 7 दिन के लिए, तो जो भारतीय नागरिक वहां है, क्या भारतीय दूतावास के किसी अधिकारी ने, एम्बेसी के किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क किया, या संपर्क में है वो किसी के? एक और सवाल है,
जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने आपके यहाँ के आपसे संपर्क किया हो, कोई सूची यहाँ से गई हो, मांगी गई हो? सर, जो इंडियन दूतावास है वहाँ से संपर्क में है हमारे सारे जितने भी छात्र। अच्छा। उन्होंने कहा भी है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पर जारी कर रखे हैं। और बात भी हमारी जो हो रही है फिलहाल में वहीं से, जो ईरानी इंडियन एम्बेसी है वहीं से बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो नेट है वो नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ट्रेसिंग की वजह से। तो पूरी मदद हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारी भारत सरकार पूरी मदद कर रही है, अपने जो फंसे हुए लोग हैं वहाँ पर ईरान में हर तरीके से मदद कर रही है। और उन्होंने कहा भी है कि जैसा भी संभव हो सकेगा, यदि आपको लगता है कि वहाँ आप सुरक्षित नहीं हो तो ईरानी एम्बेसी में आप, यानी भारतीय दूतावास में, इंडियन एम्बेसी के अंदर आप आके दूतावास में आकर आशियाना बना सकते हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है वहाँ से भी 1-2 कॉल आई थी। प्रधान है हमारे यहाँ से, आपके ग्राम प्रधान है, उनसे कहा गया था कि जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी एक आप हमें सूची दे दीजिए, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई अमल में ला सकें। आपके गांव से कितने बच्चे हैं, और इसके अलावा भी क्या आसपास में ऐसे गांव हो सकते हैं आपका कोई संपर्क हो जिनके बच्चे ईरान में फिलहाल हो? सर, हमारे यहाँ से 10 बच्चे हैं, जिसमें कि 4 बच्चियां हैं, 4 लड़कियां। साजिद, लौटूंगा आपके पास और कई सारे सवाल हैं जो जिनको आप समझने की कोशिश करिएगा, वहाँ क्या स्थिति है और किस तरह के हालात हैं वो भी हम समझेंगे। लेकिन एक बार गोंडा का रुख कर लेते हैं। महेश गुप्ता हमारे सहयोगी मौजूद हैं। महेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है और क्या आपकी भी पीड़ित परिजनों से बातचीत हुई है? हम बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ जो है पीड़ित के परिजन हैं और पीड़ित से बराबर बात होती है और अच्छी तरीके से बात होती है। वो लोग सुरक्षित भी हैं। हाँ, ये इतना बात तो जरूर कहते हैं कि वहाँ जब मिसाइल की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो वो बंकर में छुप जाते हैं। इसके अलावा भी वो लोग सुरक्षित हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। और पीड़ित परिवार जो यहाँ क्षेत्र के जनता है, उनके पीड़ित परिवार के भी जो लोग हैं, लोग बताते हैं कि वो लोग सुरक्षित हैं। जी, कौन लोग हैं, कहाँ हैं? ईरान में है, इजराइल में है, पढ़ने गए थे, कमाने खाने गए थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? जी, जानकारी ये मिल पाई है कि वो इजराइल में है और वो पढ़ाई करने के लिए गए। ठीक है, लौटूंगा महेश आपके पास। एक बार संजय का रुख कर लेते हैं। संजय भी हमारे सहयोगी बरेली से बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ और बताया परिजनों ने आपको? जो संपर्क हो रहा है वो फ़ोन कॉल के माध्यम से, वहाँ से क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है परिजनों को, और परिजनों की फिलहाल स्थिति क्या है? क्या उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया है या जिला प्रशासन ने इन परिजनों से संपर्क किया है? जी, बता दूं कि परिजनों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया है और अपनी बात बताई है। इसी बीच एक आदमी जिनकी डायलिसिस होती थी वो भी ईरान में है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उनके परिजनों ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री से अपील की है कि उनको जल्द से बुलाया जाए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पैसे भी खत्म हो गए और खाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। तो परिजन इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उनको साथ वहाँ पे क्या होगा, उनकी बीमारी कैसे ठीक हो पाएगी। उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपील करके भारत सरकार से अपील की है कि जल्दी उन्हें बाहर बुलाया जाए। कितने लोग हैं यहाँ से, जहाँ जिन लोगों की आपसे बात हुई है, उनके कौन कौन लोग वहाँ मौजूद हैं, और क्या वहाँ पर भी वो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं या फिर वो वहाँ रह के नौकरी पेशा करते हैं, क्या है? यहाँ से ये पूरा दल गया था 27 लोग का जियारत के लिए। वहाँ ये करबला के उसमें गए थे, उनकी आखिरी करबला वहाँ पे दर्शन होकर वापस आना था। इसी बीच ये हमला हो गया और ये लोग फंस गए। पैसा क्योंकि अब लोगों के पास कम है और ये बरेली के शहर और शहर के आसपास के लोग हैं, तो सबसे संपर्क नहीं हो पा रहे। कि जिन 2-3 परिवारों से संपर्क हुआ है, उनका कहना यही है कि उनके परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं है और उनके पास खाने वाने के लिए भी पैसा नहीं। ये 27 लोगों में क्या महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, इसमें महिलाएं शामिल हैं, बच्चे नहीं हैं। महिलाएं इसमें आधी से ज्यादा महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ वहाँ गई थी। ठीक है, मैं साजिद आपके पास फिर से आऊँगा। और जो परिजन वहाँ से अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं वहाँ खाने पीने से लेके, और उनके अभी सुरक्षित स्थान का क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, हम एक बार इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे, चूंकि परिवार छात्रों के, भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। अभी तक इन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास के अधिकारी भी उन छात्रों के संपर्क में है जो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी ओर से पूछा गया है, मैं इन्हीं से जान लेता हूं। आप लोगों की बात हो रही होगी, तो ऐसे में उन लोगों को किसी तरह की ये समस्याएं तो नहीं पैदा हो गई है कि खाने की दिक्कत हो, पैसा नहीं हो, या फिर गोलाबारी जिस तरीके से हो रही है तो बंकर में कहीं जाकर छुप रहे हो? क्योंकि कई खबरें ऐसी आती है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो भी कई बार उन्हें भी बंकर का सहारा लेना पड़ा। तो उसको लेकर आपकी बातचीत तो होती होगी, चिंता भी होती होगी, तो क्या कहना है उनका? सर, मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि जिस तरीके से तेहरान में बमबारी की है और आपने फिर ये बता दिया है कि
कुंभ में भी बमबारी हो रही है, तो वहाँ जो आपके सुरक्षित जो आप यूनिवर्सिटी में हो वो सुरक्षा की दृष्टि से सही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो विदेशी हैं, तो वहाँ ऐसा लगता नहीं कि इजराइल वहाँ पर बमबारी करेगा, तो इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो आसपास का वहाँ क्षेत्र है उनका, जहाँ पर सिर्फ ईरानी लोग हैं, वहाँ पर बमबारी की जा रही है। जो जहाँ पर ये ठहरे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर किसी तरीके की कोई बमबारी नहीं की जा रही। इसके अलावा ईरान की जो सरकार है उनकी तरफ से पूरी तरीके से एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है कि आप यहाँ भी सुरक्षित हो, और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो हम अपने प्लेन से भी वापस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है भारत सरकार भी हमारी इसमें लगी हुई है। तो उम्मीद यही है, शायद कल मेरी एक पिता हैं, एक बेटी है सदब जहरा, उनके पिताजी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी शायद कल मशहद से होते हुए आज यानी हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर ये वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए होती है, पानी, जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में ये बच्चे लोग रुके हुए हैं, जहाँ पर इन्होंने शरण ली है, या ये कहा जाए कि उनके लिए वो सुरक्षित एक स्थान है, क्या यूनिवर्सिटी की भूमिका इस बीच किस तरह की है? यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस बीच? कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आपने बताया कि वहाँ ज्यादा विदेशी नागरिक उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी ओर से जो भूमिका अदा की जा रही है फिलहाल, उसका क्या रोल बता रहे हो? हाँ सर, उनकी तरफ से यही भूमिका अदा की जा रही है कि उनका भी यही कहना है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हो, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है, आपके आपका दूतावास है, जैसे हिंदुस्तानी दूतावास है, वहाँ पर बांग्लादेश के भी लोग हैं, बांग्लादेश का भी दूतावास है, तो सब जिन भी देशों के नागरिक हैं, उनके देशों के नागरिक हैं, सभी ने यही एडवाइजरी जारी कर रखी है दूतावास वालों ने कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं हो तो आप दूतावास में आकर शरण ले सकते हैं। बाकी सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, हमारा देश, हाँ, हमारे देश का जो हमारे देश की जो सरकार है वो बहुत सकारात्मक। साजिद, एक पिता बखूबी समझता है अपने बच्चे का दर्द, और ऐसी स्थिति जब वहाँ युद्ध की है तो जाहिर तौर पर परिवार को चिंता हो रही होगी। मैं देख रहा हूँ आपके साथ एक पिता भी मौजूद हैं जिनका बेटा वहाँ पर फंसा हुआ है। क्या कुछ परिवार चाह रहा है और क्या कुछ बात हो रही है बेटे से? देखिए, आपसे एक सवाल हमारा बड़ा बुनियादी सवाल है। एक पिता को अपनी औलाद को लेकर बहुत चिंता तो होती है, बेटियां भी है कई यहाँ, ऐसे में लगातार आप खबरें देख रहे होंगे, भयावह हालात की खबरें भी आप देख रहे होंगे। एक पिता के तौर पे अगर आप बताएं, क्या चिंता होती है अपनी औलाद को? औलाद के लिए यही चिंता होती है कि बेटा सुरक्षित रहे, वो वहाँ पर खैरियत से रहे, और अगर सरकार बुलाना चाहे तो सरकार हमारे बेटे को बुला दे। आपकी भी तो ये मांग होगी फिलहाल कि जैसे हालात है तो मेरा बेटा वहां पढ़ने गया तो यहाँ आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं, ये पिता का दर्द है। पिता ये समझ रहे हैं कि जो हालात है वहाँ के वो फिलहाल अच्छे नहीं है। ऐसे में इनकी ओर से ये सीधे तौर पर सरकार से मांग की जा रही है। हालांकि ये सरकार का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, चूंकि ऑपरेशन सिंधु के जरिए जिस तरीके से भारत सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय नागरिकों को वापस लाने के सफल प्रयास कर रही है, सार्थक प्रयास कर रही है, तो जब लगातार भारतीयों के वापस लौटने की खबरें ये अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो इनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं जग जाती है। और लगातार जिस तरीके से ये अपने परिवारों के, अपने अपनों के संपर्क में बने हुए हैं और उनकी ओर से जा रहा है कि लौटूंगा। साजिद, एक बार फिर से गोंडा का रुख कर लेते हैं। महेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। महेश, जिला प्रशासन ने क्या इस बार अपडेशन दिया, या इन लोगों से जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करके उन्हें भरोसा दिया कि कब तक उनके बच्चों की वापसी हो जाएगी, उनके परिवारीजनों की वापसी हो जाएगी? कुछ कहा, कुछ आश्वासन दिया गया? जी, जिला प्रशासन तो परिजनों से जाकर मिला है और उनको आश्वासन भी दिया है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्रीय सांसद भी प्रधानमंत्री मोदी से जो है अपना लिखित लेटर भी जारी किया है इन लोगों को कि इनको जल्द से जल्द वहाँ से वापसी करवाया जाए। लगातार चूंकि देखिए ईरान से हो या इजराइल से हो, ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से वापसी हो रही, वतन वापसी, ऐसे में उम्मीद क्या की जा रही है? गोंडा के जो लोग हैं वहाँ, क्या कुछ ऐसी कुछ सूचना मिल पाई कि उनके पास तक कोई खबर पहुंची हो, उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाया जा रहा हो, या उनके पास कोई ऐसी जानकारी हो कि आप बिल्कुल तैयार रहें और आपके लिए ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से भारतीय वायुसेना का जो फ्लाइट है वो पहुँच चुकी है, एयर इंडिया वहाँ तैनात है? कुछ जानकारी मिल पाई महेश? क्षेत्रीय लोग तो यहाँ पे एकदम आश्वस्त हैं। वो लोग डेली अपने परिजनों से बात करते हैं, ऐसी कोई चिंताजनक की बात नहीं है। वहाँ से अच्छे से वो लोग रह रहे हैं।
बराबर इन लोगों की बात होती रहती है। प्रशासन भी इसके लिए चिंता पे है और हमारी क्षेत्रीय सांसद भी इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से लिखा पढ़ी किए हुए हैं। संजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय, क्या बरेली से जो लोग गए हैं उनकी भी चिंताएं बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, या फिर वो भी निश्चिंत हैं कि बस सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ रखा है? क्या है स्थिति? ठीक है, परिवार चिंतित तो है, लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ लोगों की बात हो पा रही है, कुछ लोग के पास पैसा है तो अपना इलाज सही से करा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलाज की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। जो हमारे यहाँ बरेली के एक पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र लगभग 70 साल है, वो डायलिसिस पे थे और अपना उनका वहाँ पे डायलिसिस नहीं हो पा रहा, डॉक्टर की मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है, पैसा खत्म हो चुका है। ऐसे में ये लोग अपील ही कर रहे हैं सरकार से, सरकार उनकी मदद करे और तुरंत उनको बरेली लाया जाए, चाहे वो कोई भी माध्यम रहा हो। बिल्कुल, एक समस्या तो ये बड़ी हो रही है कि इलाज का अभाव है वहाँ, और दूसरा बाकी लोगों के साथ क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ स्थिति है, उन्होंने कुछ बयां किया? 2-3 परिवारों का कहना है कि उनके लगातार संपर्क में है। कुछ लोग सही हैं, लेकिन जिनका आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, जिनके पास कुछ पैसा नहीं बचा, जो कम बजट के साथ गए थे, वो लोग जरूर परेशान हैं, वो हर चीज़ के लिए परेशान हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी पहुंचाने के लिए, और साथ ही महेश आपका भी बहुत धन्यवाद। साजिद, आपने भी महत्वपूर्ण बातचीत की पीड़ित परिजनों से, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, यहाँ बने रही हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।